शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से गोलवरकर अपने राष्ट्र की परिभाषा को सही साबित करने के लिए एक बार फिर भाषा का सहारा लेते हैं, जब वे कहते हैं कि अंग्रेज जो है अपने द्वारा जीती गई नस्लों, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ वे देशों की बात नहीं कर रहे हैं, नस्लों की बात कर रहे हैं कि अपने द्वारा जीती गई नस्लों की भाषाओं को नष्ट करके उनके ऊपर अंग्रेजी भाषा थोपने के लिए कुख्यात हैं। ऐसा ही एक उदाहरण वे जर्मनी का देते हैं कि जर्मनी ने भी आनुवांशिक रूप से काफी हद तक इस चीज में सफलता प्राप्त करी है। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे राज्यों के ऊपर अपनी भाषा थोपने में वे सफल रहा है। उसके साथ ही एक सुखद संयोग भी देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि पहली बार गोलवरकर जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के लेखन से प्रभावित हैं, जब वे बात कहते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज अपने ईसाई पादरियों को सरकारी खर्च पर यहाँ भेजते हैं और उन्हें सैलरी देते हैं, क्या इस तरीके की कोई बात वे पंडितों के लिए भी करेंगे? मुझे तो लगता है कि ऐसी बात मान लेनी चाहिए थी अंग्रेजों को गोलवरकर की। तो खैर, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी, हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एपिसोड हमने छोड़ा था रूस के उदाहरण पर और आज हम देखेंगे कि गोलवरकर किस तरह के उल जलूल उदाहरण दे रहे हैं अपनी बातों को सही साबित करने के लिए, जिनका कोई सिर पैर नहीं है और ना ही ये सारी बातें इनके राष्ट्र की अवधारणा में कहीं फिट हो रही हैं। सुनिए, एक और उल्लेखनीय उदाहरण रूस का है। हमने इस राष्ट्र के मामले को सुरक्षित रखा था क्योंकि ये किसी धार्मिक मत का पालन नहीं करता और इसके बावजूद चाहे विश्व युद्ध के बाद ये कितना भी बदल गया हो, अब भी ये राष्ट्र की संपूर्ण अवधारणा को पुष्ट करता है। शुरुआत में जब रूस में समाजवाद का कम्युनिस्ट रूप अपने उफान पर था, तो इसका नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो। ऐसा महसूस होता था कि लोगों ने राष्ट्रीयता के बंधन को तोड़ दिया है और अंतरराष्ट्रीयवाद को इस प्रकार अपना लिया है कि पूरी मानवता ही इनका कार्य क्षेत्र हो गई है। वासुधैव कुटुंबकम, शायद यहीं से इन्होंने पिक किया हो। लेकिन बाकी दुनिया और यहां तक कि रूस के अधिकांश लोग ही ऐसे व्यापक आदर्श को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मानव दिमाग तो जैसा है वैसा ही है और जब तक ये एक उच्च दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं अपना लेता, ये दुनिया के एक होने की कल्पना नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब यह है कि गोलवरकर भी कोई आदर्श या उच्च दृष्टिकोण नहीं अपनाने वाले थे, क्योंकि उनका कभी भी किसी को भी साथ लेकर चलने का कोई इरादा नहीं था। वे नस्ली शुद्धता की बात ही करते रहे हैं, चाहे वो भाषा के तौर पर हो, चाहे वो राष्ट्र के तौर पर हो, चाहे वो धर्म के तौर पर हो। हर एक को उन्होंने जाकर एक खास नस्ल से जोड़ा है और उसी से जोड़कर देखा है और उनका लेखन भी उसी नस्ल को श्रेष्ठ ठहराने के लिए गढ़ा गया है। स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि रूस का अंतरराष्ट्रीयवाद अब कहीं नहीं है और हम पाते हैं कि शायद आज रूस दुनिया के किसी भी देश से अधिक रूढ़िवादी देश है। लेकिन बस यही है कि अब वह पुराने तरीके का राष्ट्र नहीं है, लेकिन सबके बावजूद यह एक राष्ट्र है। यह भी स्पष्ट है, वहां एक पुराना देश है और उसकी नस्ल अपनी रूसी भाषा के साथ है। अब तक कुछ भी नहीं बदला है, केवल इतना परिवर्तन हुआ है कि इस राष्ट्र ने अपने पुराने धर्म और संस्कृति का त्याग कर दिया है और इसकी जगह नयों का निर्माण कर लिया है। रूस में अब एक नया धर्म है जिसे समाजवाद कहा जाता है और इसके भौतिकतावाद से विकसित हुई मजदूरों की नई संस्कृति। हम सोचते हैं कि पाठक संस्कृति के संबंध में हमारी बात रूस की भौतिकतावादी संस्कृति से असहमत नहीं होंगे। हालांकि वे हमारी इस बात से चौंक सकते हैं कि समाजवाद आधुनिक रूस का नया धर्म है। जाहिर सी बात है, अब समाजवाद को भी ये धर्म के अंदर जोड़कर देख रहे हैं और उसको साबित करने के लिए उल जलूल तर्क दे रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। लेकिन इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए धर्म का अर्थ विचारों के एक ऐसे समूह से होता है जिसे व्यक्ति तथा समाज के हित और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आंखें मूंद कर मानना होता है। अंधविश्वास की बात कह रहे हैं। आंखें मूंद कर तो आप सिर्फ अंधविश्वास ही कर सकते हैं। और यहां पर अगेन वे एक खास नस्ल की तरक्की से जोड़कर ही इसको देख रहे हैं। हमारे सामने एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर प्राप्ति में विश्वास नहीं करता।
यह एक ईश्वर विहीन धर्म है, लेकिन धर्म जरूर है। समाजवाद को भी इन्होंने धर्म कह दिया है और इसमें कोई ईश्वर नहीं है। रूसियों के लिए उनका मसीहा कार्ल मार्क्स है और उसके विचार ही उसके खुदाई पैगाम हैं। एक मामूली से व्यक्ति को, एक विद्वान को, बुद्धिजीवी को इन्होंने मसीहा की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। यही ये लोग करते हैं। जैसे कि कोरोना माई का मंदिर बना दिया गया है, एक महामारी को भी इन्होंने देवी का रूप दे दिया है। तो ऐसे ही इनके जो करोड़ों देवी देवता हैं ना, वो यहीं से उपजे हैं। यहां तक कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पुराने समय में ईश्वरहीन धर्म रहे हैं। रूसी धर्म उन्हीं प्राचीन धर्मों का आधुनिक संस्करण है। तो ये बता दूं कि वे धर्म नहीं हुआ करते थे, वे विश्वास हुआ करते थे जो अज्ञानवश या अंधविश्वास के चलते इंसान फॉलो किया करता था। उस समय विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं थी, इसीलिए कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी हो, इस तरह की चीज, इंसान उसको आसमानी बलाएं या इस तरह की चीजों के तरीके से देखता था। तो उस समय विज्ञान डेवलप नहीं था। जैसे जैसे विज्ञान डेवलप होता गया, पुरानी रूढ़ियां और पुराने संस्कार जो है वो टूटते रहे, लेकिन इनके आज भी जस के तस बने हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही चैप्टर के पहले एपिसोड में बताया था कि वेदों की क्या इंपॉर्टेंस है। वो जब से लिखे गए हैं तब से अब तक इन प्रैक्टिस हैं, और जबकि दुनिया भर के एंशियंट टेक्स्ट जो हैं उसमें लगातार बदलाव होते रहे हैं। लोग जो पहले माना करते थे वो अब नहीं मानते हैं, लेकिन ये आज भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। हिंदुओं की बात हो रही है। समाजवादी वास्तव में विरोचन और चार्वाक के ही वंशज हैं, लेकिन हमें उन विश्वासों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है जिसका रूसी धार्मिक उत्साह से पालन करते हैं। ये विश्वास उनके लिए पवित्र हैं और वे उनके सभी लोगों के प्रति असहिष्णु हैं जो उनसे मतभेद रखते हैं। वैसे ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, या उनसे भिन्न अथवा विरोधी विचार रखते हैं। उनका व्यवहार सामी धार्मिक असहिष्णुता का ही एक और उदाहरण है, जिसने इस रूप में एक बार फिर दुनिया को खून से नहलाया है। इसलिए इन्होंने रूस का एग्जाम्पल लिया है। हालांकि रूस इनके राष्ट्र की परिभाषा में कहीं फिट नहीं बैठता है, सिवाय इसके कि जो रूस के मतों से असहमत होते हैं उनका वे कत्लेआम कर देता है। और ये इसी बात को पकड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने की पैरवी करते हैं। जो धर्म या जो मत इनके अनुरूप नहीं है, इनके खिलाफ है, उसको या तो राष्ट्रद्रोही करार दे दो या उसका कत्लेआम कर दो। इसलिए इन्होंने यहां पर रूस का एग्जाम्पल जानबूझकर डाला है। हम यहां बस इतना इशारा करके संतुष्ट हैं कि रूस के पास अपना एक देश है, नस्ल है, उसका भौतिकतावादी ईश्वर विहीन धर्म है, उससे पैदा हुई संस्कृति है और भाषा है, तथा ये दुनिया के सामने एक राष्ट्र के रूप में अपनी संपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ उपस्थित है। बस अगर अंतरराष्ट्रीयवाद के उधार पर लिए गए पंखों को छोड़ दिया जाए तो, मतलब अंतरराष्ट्रीयवाद, मार्क्स के विचार कोई एक देश के ऊपर तो लागू होते नहीं थे, वो तो सभी देशों के ऊपर बराबर से लागू हो सकते थे। हम केवल एक और उदाहरण चेकोस्लोवाकिया का लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। यह राज्य विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा पोलैंड के कुछ हिस्सों को चेक भूभाग से जोड़कर चेक शासन के तहत जर्मनी के विरुद्ध एक बफर राज्य के तौर पर बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस ने चेक राष्ट्र के अधिकारों को समायोजित किया था। चेकों के अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को, जिसमें सुडेन क्षेत्र में जर्मन भी शामिल थे, लीग ऑफ नेशंस की प्रत्यक्ष निगरानी में राज्य के भीतर सर्वोच्च राष्ट्र और राष्ट्र की संरक्षा में रहने वाले अल्पसंख्यकों के बीच स्पष्ट विभेद किया गया है और उनकी राज्य की नागरिकता के बदले अनेक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। चेक भाषा, चेक धर्म राष्ट्रीय भाषा थे और बिना किसी अपवाद के सभी को ये भाषा ही व्यवहार में प्रयोग करनी थी। विद इन ब्रैकेट धारा 128 और 129 और विराष्ट्रीयकरण को विद इन ब्रैकेट जो चेकोस्लोवाकिया में निवास करने वाली किसी के द्वारा अपने धर्म, संस्कृति और परिणाम स्वरूप नस्ल त्यागने अथवा स्थापित सरकार के राजनैतिक विरोध से ही हो सकता है।
एक अपराध घोषित किया गया है और दोषियों के लिए सजा का प्रावधान है विद इन ब्रैकेट धारा 132। यहां इस लीग ऑफ नेशंस ने इस निर्णय में अंतर्निहित है कि राज्य और राष्ट्र पर्यायवाची नहीं है और यह कि राज्य में राष्ट्र को सर्वोच्च होना चाहिए तथा देश में अल्पसंख्यक के रूप में रह रही विदेशी नस्लों को उनका सम्मान और जहां तक संभव हो अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए चेकोस्लोवाकिया भी इनकी जो बनाए गए नॉर्म्स हैं उसमें फिट नहीं बैठता, लेकिन इन्हें तो ऐसे एग्जाम्पल कोट करने हैं जिससे अपनी बात को साबित कर सकें कि ये जो सोच रहे हैं बस वही सही है। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स चुन कर लिए हैं जहां पर अल्पसंख्यकों को सप्रेस करने की या उनको कंट्रोल में रखने के कायदे कानून है। और आप देखेंगे ये बहुत गिने चुने, इन्होंने इटली का एग्जाम्पल लिया है, जर्मनी का लिया है, अब चेकोस्लोवाकिया का ले रहे हैं। ऐसे 3-4 देश, जबकि 200 के करीब देश हैं इस दुनिया में, और वे सभी जो हैं आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक राष्ट्र के तौर पर तरक्की करने में यकीन रखते हैं। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ वही 2-4 गिने चुने देशों के लिए हैं जिससे ये सहमत हैं और जिनकी नीतियों को ये अपनाना चाहते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने देश में। आगे सुनिए। और इसके बावजूद उनके बीच समरसता लाने का सबसे यत्नपूर्ण ख्याल रखे जाने के और लीग ऑफ नेशंस की निगरानी के बाद भी चेक राज्य के सभी अंतरराष्ट्रीय तत्व अलग हो गए हैं और इस बारे में उन्होंने कई राजनीतिक विद्वानों के उस भय को साबित किया है कि राष्ट्रीय जीवन के विरोधी तमाम तत्वों को एक राज्य में इकट्ठा कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन इस पर आगे बात होगी क्योंकि इस वक्त इसके आगे इन्हें सूट नहीं कर रहा उस पर बात करने को, क्योंकि इनके हिसाब से जो चीज इन्हें लेनी थी, पिक करनी थी, वो ये कर चुके हैं। उसके अलावा आप इस बात को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अंग्रेजों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अंग्रेजी थोपने के लिए लोगों के ऊपर कुख्यात हैं। फिर ये लोग इंग्लैंड जाकर क्यों बसते हैं, फिर ये अन्य यूरोपीय देशों में जाकर क्यों बसते हैं, क्यों वहां की भाषा सीखते हैं। यदि इनका यही मत है कि इनकी नस्लीय भाषा जो है उसको दरकिनार किया जाता है, अंग्रेजों के देश में जाने के लिए आपको अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, या किसी भी देश में जाने के लिए वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है उसको तो आपको सीखना पड़ेगा। तो फिर इस हिसाब से इन्हें भी, हिंदुओं को भी जो है ना, पूरे दुनिया से इकट्ठा होकर वापस अपने राष्ट्र में आ जाना चाहिए और अधिक उदाहरणों का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। इस विषय में रुचि रखने वालों को पहले तो अपने मस्तिष्क में किसी भी पूर्व निर्धारित अवधारणा को साफ कर देना चाहिए और दुनिया के तमाम राष्ट्रों के संविधानों को खुद देखना चाहिए कि कैसे हर जगह राष्ट्र का अस्तित्व, राष्ट्रीय विचार का निर्माण करने वाले 5 तत्वों देश, नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा के समन्वित सह अस्तित्व पर पूरी तरह निर्भर होता है। सैद्धांतिक चर्चाओं का और अतीत की तथा वर्तमान विश्व परिस्थितियों पर उनके व्यावहारिक अमल का यही अकाट्य निष्कर्ष है। और ज्यादा उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ज्यादा उदाहरण है ही नहीं। जहां भी कहीं जोर जबरदस्ती की गई है वहां क्रांतियां हो गई हैं। उदाहरण कोट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद की क्रांतियों का क्या। जर्मनी को इन्होंने बार बार कोट किया है और 1939 में ये बुक अगर रिलीज हुई थी तो जाहिर सी बात है उस वक्त वहां पर नस्लीय शुद्धता अपने चरम पर थी, जर्मनी में और इटली में। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक हिटलर का और इस नस्लीय शुद्धता का क्या परिणाम निकला वो इस बुक में नहीं लिखा गया है, और ना ही इस बुक को लिखते वक्त उस परिणाम की कल्पना भी गोलवरकर ने करी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सोच भी पाए होंगे कि इतनी जल्दी 8 साल में ही नष्ट हो जाएगा नस्लवाद का कॉन्सेप्ट। तो इन सब चीजों के ऊपर चिंतन मनन किए जाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको ठीक तरीके से कन्वे कर पाई हूं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा जो भी चीज अनक्लियर रह गई हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा इसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए था, तो जरूर मुझे बताइएगा। इसके साथ ही आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।